हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि बारिश का मौसम है और मौसम का जो नज़ारा है आजकल कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा है। तो चाय पकौड़ी के साथ कुछ पढ़ते भी रहिए। और आज के सेशन में हम बात करेंगे ग्रीन हाउस का जो पर्यावरण होता है, यानी कि ग्रीन हाउस या फिर प्लांट रिस्पॉन्स टू ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट। जो पौधे होते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है ग्रीन हाउस के पर्यावरण पे, ठीक है। हम इस पे चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने बात की थी ग्रीन हाउस के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन, बेसिक जानकारी उसके बारे में हमने बात की थी। और आज हम बात करेंगे कि जो ग्रीन हाउस का जो पर्यावरण के प्रति उसका पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या असर दिखता है उस पर। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास को। और सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि प्लांट रिस्पॉन्स टू ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट, पौधों का क्या रिस्पॉन्स होता है, क्या प्रतिक्रिया होती है ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट में, ठीक है, ग्रीन हाउस के पर्यावरण में। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। और आप लोग भी चाय पकौड़ी के साथ जो है मौसम का लुत्फ उठाते हुए क्लास को देखते रहिए। ग्रीन हाउस में पौधे कई पर्यावरणीय कारकों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है। जो पर्यावरण होता है, पर्यावरणीय कारक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। किसकी बात कर रहे हैं? पर्यावरणीय कारक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। पर्यावरणीय कारक, ठीक है। ये जो ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस में जो पौधे उगाए जाते हैं उनकी बात की जा रही है। ग्रीन हाउस में जो पौधे उगाए जाते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? उगाए जाते हैं, ठीक, उगाए जाते हैं। उनका पर्यावरणीय कारकों के प्रति क्या प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है, और उन्हें नियंत्रित करके उसकी वृद्धि, उपज और गुणवत्ता प्राप्त की जा सकती है। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हम इसी पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्या है कि ग्रीन हाउस में पौधे कई पर्यावरणीय कारकों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं और इन प्रतिक्रियाओं के द्वारा उसे नियंत्रित करते हैं। फिर उसका प्रभाव जो है वृद्धि, उपज और गुणवत्ता पर दिखती है। बात करेंगे हम लाइट की, यानी कि प्रकाश की, ठीक है। ये जो पर्यावरणीय कारक की बात कर रहे हैं उसमें से जो पहला बिंदु है आपका वो है लाइट, यानी कि जिसे प्रकाश कहते हैं। प्रकाश का क्या महत्व है, क्या जो प्रकाश है ग्रीन हाउस में जो प्रकाश की व्यवस्था की जाती है उसका पौधों के जीवन पर या पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बातें हैं, बाकी आप समझ सकते हैं। तो जो प्रकाश है वो पौधों के जीवन का आधार है, ठीक है, जैसा कि जानते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं, जीवित रहते हैं, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में जो है वो। तो जीवन का आधार है प्रकाश, किसके? पौधों का। क्योंकि सबसे बड़ा इसमें कारक है यह है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। जो प्रकाश होता है वो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके लिए ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। और ग्रीन हाउस में प्रकाश की गुणवत्ता, तीव्रता और अवधि सभी पौधों की प्रतिक्रियाओं को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? ये जो ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस में जो हमारे पौधे हैं, पौधे जो है वो प्रकाश की जो है गुणवत्ता, तीव्रता और उसके साथ साथ क्या है? अवधि, सभी क्या करते हैं? पौधों की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उसको करते हैं प्रभावित। अब हम बात करेंगे प्रकाश की तीव्रता की, ठीक है, लाइट इंटेंसिटी की बात करेंगे। तो उच्च प्रकाश तीव्रता जो है आमतौर पर उच्च प्रकाश संश्लेषण दर से और तेजी से विकास की ओर ले जाते हैं। जब तक कोई अन्य कारक सीमित ना हो या फिर अधिक तीव्र प्रकाश कुछ पौधों में प्रकाश अवरोध या पत्तियों के जलने के कारण बन सकते हैं। ग्रीन हाउस में यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो उनको प्रकाश की ज़रूरत होती है, जो पौधे होते हैं उनको जो स्तंभ या फिर जितने भी प्रकाश की आवश्यकता होती है उसी के हिसाब से जो है उनको प्रकाश की जो है सुविधा दी जाती है, ठीक है। यह जो है खासकर सर्दियों के महीने में या फिर जब दिन भर बादल लगे हों उस समय की बात होती है। प्रकाश अवधि, लाइट ड्यूरेशन। अब लाइट ड्यूरेशन में क्या है? लाइट ड्यूरेशन का मतलब है कि दिन की जो लंबाई है या फोटो पीरियड, ठीक है, लॉन्ग डे, जिसे लॉन्ग डे या शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं, उस पर कर रहे हैं, ठीक है, उस पर बात कर रहे हैं LDP, ठीक है, LDP, SDP, ठीक है। इस पे हमने पिछली क्लास में कई बार चर्चा किया हुआ है। लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट क्या होते हैं? तो लॉन्ग डे प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनको जो है अधिक प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, और शॉर्ट डे प्लांट वो होते हैं जिनको कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है। तो बात करें
दिन की लंबाई या फोटो पीरियड फूलों और कुछ पौधों की वृद्धि की आदतों को नियंत्रित करता है। छोटे दिन वाले पौधे, ऐसे पौधे जिनको कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, यानी छोटे दिन वाले जो पौधे होते हैं जैसे गुलदाउदी को फूलने के लिए कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, जबकि लंबे दिन वाले पौधे जिसे एलडीपी या लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं जैसे कि पालक को अधिक प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है। ग्रीन हाउस में क्या किया जाता है, इसको कृत्रिम रूप से या ब्लैकआउट पर्दे का उपयोग करके फोटो पीरियड को किया जाता है नियंत्रित। कैसे किया जाता है साथियों, इसमें जो पौधे हैं या तो लॉन्ग डे प्लांट है या शॉर्ट डे प्लांट है, तो ग्रीन हाउस में बेमौसम किसी भी मौसम की सब्जी या फल जो है आराम से जो है आसानी से ग्रीन हाउस में उगा सकते हैं। कैसे, तो उनको जैसे कि कुछ पौधे होते हैं जिनको कम प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है, लेकिन हम अधिक प्रकाश अवधि के दिनों में जो है उस पौधे की खेती कर रहे हैं, तो ग्रीन हाउस में क्या करेंगे, उसको ब्लैक आउट या फिर पर्दे का उपयोग करके प्रकाश को नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये कारक है जो पौधों पर जो है प्रभाव डालता है ग्रीन हाउस पर्यावरण। प्रकाश की गुणवत्ता की बात की जाए तो प्रकाश का स्पेक्ट्रम पौधों की वृद्धि को अलग अलग तरीके से क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे कि लाल और नीली रोशनी प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, और लाल बत्ती फूलों को और उसके तनों को, जैसे जो लाल बल्ब जलाया जाता है उसकी बात करें तो क्या होता है, वो फूलों और तनों को क्या करता है, तेजी से विस्तार होता है, उनको बढ़ावा देता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, मजबूत और जो है सघन विकास होता है। ग्रीन हाउस में प्रकाश जो है स्पेक्ट्रम को अनुकूलित करने के लिए विभिन्न प्रकार की रोशनी का प्रयोग किया जाता है, पौधों को जो है अच्छा इन्वायरमेंट देने के लिए। बात करेंगे टेम्परेचर की, तापमान की, तो तापमान भी जो है पौधों के जीवन को या फिर उसकी जो क्रियाएं होती हैं तापमान पौधों की जो प्रक्रियाएं होती हैं उनमें सीधा प्रभाव डालता है, ठीक है, क्योंकि जिसमें प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और वाष्पोत्सर्जन शामिल है। अब जैसे कि कम तापमान, ऑप्टिमल टेम्परेचर, जो पौधे होते हैं प्रत्येक पौधों की प्रजातियों के लिए कम तापमान की सीमा होती है या फिर अधिक तापमान की एक निश्चित सीमा होती है, ठीक है, तो सबसे अच्छा प्रदर्शन करती है। इस सीमा से विचलन यानी कि एक न्यूनतम या फिर जो उनको इष्टतम तापमान चाहिए होगा उससे अधिक मिलने पर जो पौधे हैं उनका जीवन चक्र प्रभावित होता है, ठीक है, या तो उनकी विकास दर धीमी हो जाएगी या फिर जो है उनके तनाव हो जाएंगे, यानी कि यहाँ तक कि जो कोशिकाएं का है वो मृत्यु का कारण भी बन जाती हैं। तो इससे क्या होता है, जो तापमान होता है उसको किया जाता है कंट्रोल, ठीक है, क्या किया जाता है, तापमान को कंट्रोल। अब बात करें दिन और रात का तापमान की, ठीक है, क्या है, दिन और रात का तापमान, डे एंड नाइट टेम्परेचर। इसमें क्या है, ग्रीन हाउस में रात और दिन का टेम्परेचर, उसके बीच का अंतर जो है दोनों को करते हैं मेंटेन, ताकि जो है पौधों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े, कोई इम्पैक्ट ना पड़े। तापमान का प्रभाव, ठीक है, तो उच्चतम तापमान क्या करता है, श्वसन दर को बढ़ाता है, पौधों की श्वसन दर को बढ़ाता है। उससे क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादित जो ऊर्जा है उसका प्रयोग अधिक होता है। और फिर क्या होता है, अधिकतम तापमान प्रोटीन का विकृतीकरण और एंजाइम का निष्क्रियकरण के कारण बन सकते हैं, ठीक है, जो तापमान होता है उसका प्रभाव पड़ता है। और तापमान वृद्धि को क्या करता है, धीमा करता है, कुछ पौधों में ठंड से नुकसान पहुंचता है। तो ग्रीन हाउस में तापमान को नियंत्रित करने के लिए हीटिंग और कूलिंग सिस्टम जो है उसका उपयोग किया जाता है, जिससे किया जाता है तापमान को कंट्रोल। जब तापमान को कंट्रोल में रखेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारा पौधा है, जो हमारी फसल है, उसको जितना तापमान चाहिए होगा या जो भी फसल होगी उसी के हिसाब से जो है उसको एनवायरनमेंट दिया जाएगा। बात करेंगे ह्यूमिडिटी यानी जिसे कहते हैं आर्द्रता, तो सापेक्षिक आर्द्रता जो है वो वाष्पोत्सर्जन को करती है प्रभावित, जो पौधों के माध्यम से पानी की गति है। कम आर्द्रता, लो ह्यूमिडिटी, अत्यधिक कम आर्द्रता से अधिक वाष्पोत्सर्जन होता है, जिससे क्या होता है, पत्तियां मुरझा जाती हैं या फिर जाती हैं जल। उच्च आर्द्रता, हाई ह्यूमिडिटी, इसमें क्या होता है कि अगर अत्यधिक उच्च आर्द्रता से वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है, जिससे पौधों में पोषक तत्वों का अवशोषण क्या होता है, धीमा हो जाता है। जब आर्द्रता जो है अधिक है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो कम हो जाती है।
अब उसके कम होने का क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके कम होने का ये प्रभाव पड़ता है कि पौधों में पोषक तत्व का जो अवशोषण होता है वो हो जाता है धीमा। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि जब आर्द्रता अधिक हो जाती है, आर्द्रता अधिक होने के टाइम पे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया घट जाती है, यानी कि ह्यूमिडिटी बढ़ती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, वो होती है कम। जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है तो जो पौधा है उन पोषक तत्व जो है, पोषक तत्व का जो अवशोषण करेगा वो उसकी जो प्रक्रिया होगी वो धीमी हो जाएगी, और जिसके कारण फिर क्या होगा, यह फंगल रोग के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन जाती है। जो फंगल रोग लगते हैं उसके लिए प्रक्रिया होती है, या फिर उसके लिए अनुकूल तापमान या परिस्थितियां बन जाती हैं। नियंत्रण की बात करें तो ग्रीन हाउस में फागर्स या वेंटिलेशन या पैड एंड फैन का सिस्टम उपयोग करके आर्द्रता को नियंत्रित किया जाता है। अब बात करें, अगला बिंदु है CO2 का स्तर। ठीक है, क्या है CO2 का स्तर, CO2 लेवल, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, क्या है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए एक आवश्यक घटक है। जो पौधे हैं उनको जो है क्या करते हैं, भोजन के लिए सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, कार्बन डाई एक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण घटक है। तो बढ़ा हुआ, अगर ऐसी अवस्था में CO2 क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। ठीक है, CO2 बढ़ जाए, ठीक, इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, तो क्या होता है, ग्रीन हाउस में CO2 के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रकाश संश्लेषण दर और पौधों की वृद्धि होती है। जब प्रकाश और तापमान स्तम होते हैं तो यह प्रक्रिया CO2 संवर्धन के रूप में जानी जाती है। क्या होता है, जब प्रकाश और तापमान जो है अधिक हो जाते हैं। ठीक है, प्रकाश और तापमान जब अधिक हो जाते हैं तो यह प्रक्रिया संवर्धन के रूप में जानी जाती है। सामान्य स्तर, नॉर्मल लेवल, बाहर हवा में CO2 का स्तर लगभग 400 ppm होता है। क्या होता है, 400 ppm होता है जो हवा में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर पाया जाता है। ठीक है, और जो है ग्रीन हाउस में पौधों द्वारा CO2 के लगातार अवशोषण के कारण यह स्तर हमारे ग्रीन हाउस में क्या होता है, हमारे ग्रीन हाउस में कम हो सकता है। ठीक है, क्या होता है, ग्रीन हाउस में कम हो सकता है। संवर्धन की बात करेंगे तो CO2 जनरेटर या टैंकों का उपयोग करके ग्रीन हाउस में CO2 को स्तर को 800 से 1200 ppm तक बढ़ाया जा सकता है। देखिए कैसे, CO2 में बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जनरेटर से जो निकलने वाले धुएं या टैंकों के से जो इसके द्वारा क्या करेंगे, हम ग्रीन हाउस में CO2 के स्तर को बढ़ाकर 800 से 1200 ppm तक कर सकते हैं, जिससे उपज में जो है काफ़ी अच्छी वृद्धि होगी। क्योंकि पौधे जो हैं उनको प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या आवश्यकता होती है, CO2 की आवश्यकता होती है। ठीक, CO2 की, जिसके कारण CO2 जो है कम हो सकता है इसमें आपके ग्रीन हाउस में। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से, ठीक है, CO2 के स्तर को बढ़ा सकते हैं। मिट्टी में पोषक तत्व, ठीक है, सॉयल न्यूट्रिएंट की बात करें तो पौधों को स्वस्थ विकास के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट, या माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरान हो गया। ठीक है, देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ये कुछ हो गए हमारे NPK। ठीक है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लोहा, मैग्नीज और बोरान, इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, मृदा में सॉइल न्यूट्रिएंट जो पोषक तत्व की बात कर रहे हैं। संतुलित पोषण, बैलेंसेज न्यूट्रिशन की बात करें तो ग्रीन हाउस में पोषक तत्वों को क्या करते हैं, आमतौर पे पोषक तत्वों को हाइड्रोपोनिक में घोल के रूप में क्या करते हैं, पारंपरिक मिट्टी आधारित जो या फिर उर्वरक देने की जो क्रिया है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। पोषक तत्वों की कमी या अधिकता दोनों जो है पौधों के विकास को करती है प्रभावित या करती है बाधित। ठीक है, तो इसके लिए जो है ग्रीन हाउस में जैसे हाइड्रोपोनिक सिस्टम में जो है पानी के साथ मिलाकर पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं, वैसे जो है हम संतुलित पोषक तत्व दे सकते हैं। बात करें पीएच का तो ग्रीन हाउस में पीएच का क्या महत्व है, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच, तो पौधों पोषक तत्वों की उपलब्धता मिट्टी या बढ़े उसके माध्यम जो है पीएच जो है वो अधिक प्रभावित करता है। अधिकांश पौधों के लिए जो पीएच की आवश्यकता होती है वो 5 से 6.5 के बीच की होनी चाहिए, जो मिट्टी की पीएच सीमा होती है। ठीक है, मिट्टी की पीएच सीमा होती है वो कितनी होनी चाहिए, 5.5 से 6.6। इसमें क्या होता है, ऐसे में जो है सभी प्रकार के पौधे जो है आसानी से
अपना जीवन यापन कर सकते हैं, जीवन चक्र पूरा कर सकते हैं। अब बात करें एयर कैलकुलेशन की, वायु प्रसंचरण की, तो पर्याप्त वायु प्रसंचरण के लिए ग्रीन हाउस में या फिर उसके भीतर सामान्य ताप और आर्द्रता सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, एक ताप और जो है आर्द्रता को सुनिश्चित करते हैं। और उसके जो है लाभ की बात करें तो यह पौधों के चारों ओर CO2 के स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं और फंगल वाले जो रोग होते हैं उनको रोकने में मदद करते हैं, जो स्थिर नम हवा में पनपते हैं। तरीकों की बात की जाए तो इसमें क्या है, पंखे लगा के, ठीक है, क्षैतिज रूप में पंखे लगा के जो है ग्रीन हाउस में पंखे का उपयोग करके वायु संचरण को बढ़ा सकते हैं। इससे क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में जो है वहाँ पे क्या कहते हैं CO2 का स्तर बना रहता है। अब हम बात करें ग्रीन हाउस की योजना और डिज़ाइन की बात करें कि ग्रीन हाउस की अगर हमें जो है योजना बनानी है, ग्रीन हाउस बनाने के लिए एक प्लानिंग तैयार करनी होगी और उसके डिज़ाइन की बात करनी होगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम उस पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि एक प्रभावी ग्रीन हाउस योजना या डिज़ाइन जो है पौधों की अधिकतम वृद्धि, दक्षता और लागत प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, हम अगर ग्रीन हाउस यूनिट लगाने का विचार कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, ग्रीन हाउस यूनिट लगाने का विचार कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्रॉपर योजना तैयार करनी है और उसके बाद डिज़ाइन तैयार करना है। ऐसी डिज़ाइन ताकि पर्याप्त मात्रा में उनको सूर्य प्रकाश, हवा, वेंटिलेशन सब जो है मिल सके, पानी की सुविधा हो सके। तो एक एक फैक्टर जो है उसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम ग्रीन हाउस योजना, कहाँ पे ग्रीन हाउस जो है हमें लगाना है यूनिट, उसका जो है ध्यान रखना है। सबसे पहले हम स्थान चयन की बात करेंगे कि यूनिट लगाने के लिए हमें स्थान किस तरह का होना चाहिए, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो स्थान चयन की बात करें, साइट सिलेक्शन की बात करें, तो धूप या सनलाइट वहाँ पे ग्रीन हाउस के लिए ऐसी जगह का हमें चुनाव करना चाहिए जहाँ पर पूरे महीने जो है या पूरे दिन हमेशा साल भर जो है सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता रहे। इससे जो है अच्छा उत्तर दक्षिण उन्मुख होना चाहिए, उत्तर दक्षिण होना चाहिए, ताकि सूर्य के मार्ग को अधिकतम किया जा सके, ताकि सूर्य का प्रकाश जो है वो अधिकतम पाया जाए। हवा से आश्रय, ठीक है, विंड प्रोटेक्शन। तो ग्रीन हाउस को ठंडी हवाओं और तूफान से बचाने के लिए जो है हवा से आश्रय वाली जगह स्थिर होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे इमारतें या पेड़ों के पास हो। हालांकि सुनिश्चित करना यह भी महत्वपूर्ण है, आश्रय सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध ना करे, यानी कि हवा का ध्यान देना है, हवा से प्रोटेक्शन करना है, और लेकिन यह भी ध्यान देना है कि सूर्य का प्रकाश अवरोध ना हो। जल निकासी की बात करें तो यह सुनिश्चित करना होगा हमें कि वहाँ पे पानी का जमाव ना हो, जिससे वहाँ जो नींव है उस पर कोई नुकसान ना हो, किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, पानी का रुकाव ना हो, जिससे जो है पौधों की जो जड़ है उस पर किसी प्रकार की जो है सड़न ना हो। और उपयोगिताओं की बात की जाए, कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना होगा, जैसे कि पानी हो गया, बिजली हो गया और प्राकृतिक गैस या जो है ये सब जो चीज़ें हैं, जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो आसानी से पहुंच सके, वहां जाने का जो मार्ग है वो भी सही हो, सुगम हो, ताकि जो है आसानी से वहां पे जाया जा सके। अब विन्यास की बात करें अब तो फ्री स्टैंडिंग ग्रीन हाउस, ये ग्रीन हाउस जो होते हैं फ्री स्टैंडिंग ग्रीन हाउस, तो इन्हें आमतौर पर पूर्व पश्चिम, ठीक है, पूर्व पश्चिम अक्ष पर क्या किया जाता है, उन्मुख किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, पूर्व पश्चिम जो है उस पर किया जाता है, ताकि सर्दियों के समय में उसको जो है दक्षिणी सूर्य के प्रकाश जो है, सूर्य का जो प्रकाश है उसको दक्षिणी हिस्से से जो है मिलता रहे बराबर। और लीन टू ग्रीन हाउस, इन्हें जो है दक्षिणी दीवार से सटाकर बनाया जाता है। जैसे कि कोई घर है, इमारत है, बिल्डिंग है, तो उसकी दक्षिणी दीवार से सटा के बनाया जाता है, ताकि सूर्य का प्रकाश का जो है लाभ इसको अधिक से अधिक मिल सके और उसके साथ साथ भवन या उस घर की गर्मी भी जो है प्रॉपर मिलती रही उसको। आकार और लेआउट की बात करें, साइज और लेआउट की बात करें कि किस साइज का होना चाहिए, तो नीड के हिसाब से, नहीं आवश्यकता के हिसाब से ग्रीन हाउस की यूनिट बनानी चाहिए कि हमें स्थान का कितना पर्याप्त स्थान है और कितने स्थान में हमें अपना यूनिट लगानी चाहिए, जिससे जो हम पर्याप्त मात्रा में उत्पादन प्राप्त कर सकें और पौधों की मात्रा आसानी से उपलब्ध हो सके। ठीक है, कार्यक्षमता की बात करें तो कुशल कार्यस्थान जैसे पार्किंग बेंच, भंडारण क्षेत्र और मार्ग, पहुंच के लिए मार्ग की पर्याप्त जगह होनी चाहिए। यूनिट लगाते समय यह भी ध्यान रखना होगा
कि जो कार्य स्थान है वो अच्छा ठीक ठाक हो, ठीक है, भंडारण क्षेत्र हो और उसके पास जो है पहुंचने के लिए पर्याप्त जगह भी हो, ठीक है। सामग्री की बात करें, कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग किया जाता है, जैसे फ्रेमिंग सामग्री की बात की जाए तो पहला एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम क्या होता है, ये हल्का और टिकाऊ होता है, इसमें जंग भी नहीं लगता और कम रख रखाव करना पड़ता है, तो यह जो है कम महंगा भी होता है, मतलब थोड़ा महंगा हो सकता है, तो इस पे जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। जस्ती स्टील की बात करें, मजबूत और टिकाऊ होता है, एल्युमिनियम की तुलना में कम महंगा होता है, लेकिन इसे जो है जंग से बचाने के लिए इसकी रख रखाव या देखभाल करने की आवश्यकता होती है। लकड़ी की बात करें तो लकड़ी जो है देखने में तो मनभावन होता है, अच्छा होता है, पर्यावरण के अनुकूल होता है, लेकिन लकड़ी में सड़न या कीड़ों के द्वारा हानि होती है, जिससे समय समय पर उपचार करना चाहिए। यह जो है नियमित रूप से इसकी रख रखाव जो है करनी चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा रख रखाव यानी देखभाल की आवश्यकता होती है। पीवीसी की बात करें, प्लास्टिक पाइप की बात करें, अगर पीवीसी जो प्लास्टिक होता है तो सस्ता और हल्का होता है, लेकिन सूरज की जो रोशनी होती है, सूरज की रोशनी से कुछ दिनों बाद ये प्लास्टिक हो जाती है ख़राब। क्या होता है, ये प्लास्टिक हो जाती है ख़राब, और बड़े संरचनाओं के लिए बड़े स्थान पर यूनिट जो है बड़ी ग्रीन हाउस यूनिट लगाने के लिए यह पर्याप्त मजबूत नहीं होता है, तो इसका चयन हम नहीं करेंगे। और ग्लोजिंग सामग्री की बात की जाए तो कांच हो गया। कांच प्रकाश का एक अच्छा जो है प्रकाश संचरण प्रदान करता है और देखने की दृष्टि से भी अच्छा होता है। महंगा होता है, थोड़ा नाजुक होता है, साथ ही साथ इसकी देखभाल की भी अधिक आवश्यकता होती है, ध्यान देना पड़ता है। पॉलीकार्बोनेट की बात की जाए तो यह कांच की तुलना में अधिक टिकाऊ होता है और अच्छा इंसुलेशन इससे प्राप्त होता है। यूवी जो रेज होती हैं, किरण होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरण जो होती है उसका प्रतिरोधी होता है। डबल दीवार वाली पॉली कार्बोनेट जो है ये इसमें क्या होता है, ये ऊर्जा कुशल होती हैं। अब बात करें पॉलीइथिलीन फिल्म की। पॉलीथीन फिल्म तो यह सस्ता और आसानी से लगाने वाला विकल्प होता है, लेकिन यह कम समय तक चलता है, इसका जीवन काल कम होता है, इसे हर वर्ष जो है बदलना पड़ता है। अब बात करेंगे एक्रिलिक। पॉलीकार्बोनेट के समान होता है, लेकिन ये अधिक महंगा होता है और खरोच के लिए अधिक प्रणव होता है। वेंटिलेशन सिस्टम की बात करेंगे हम, तो ओवर हीटिंग से रोकने के लिए, ताज़ी हवा प्रदान करने के लिए वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक वेंटिलेशन, छत के वेट पर साइड वेट या दरवाजे के माध्यम से गर्म हवा को बढ़ाना, ठंडी हवा का प्रवेश छोटे ग्रीन हाउस के लिए प्रभावी होता है। यांत्रिक वेंटिलेशन, इसमें क्या होता है, जो बड़े ग्रीन हाउस होते हैं इसमें वेंटिलेशन को मेंटेन करने के लिए जो है एग्जॉस्ट या फिर पंखे या इनलेट शटर शामिल होते हैं, जो है जिससे मेंटेन किया जाता है। पैड एंड फैन सिस्टम, यह क्या होता है, गर्म जलवायु से शीतलन के लिए प्रयोग किया जाता है, जहां ठंडी हवा को गीले कूलिंग पैड के माध्यम से ग्रीन हाउस में किया जाता है ठंडा। कूलिंग और हीटिंग सिस्टम की बात करें तो हीटिंग जो है ये फ्यूचर्ड एयर हीटर, ये सामान्य तौर पर गैस या प्रोपेन द्वारा संचालित होता है। रेडिएंट हीटर सीधे पौधों की सतह को गर्म करता है, ठीक है। जल तापीय ताप, तो ये गर्म हवा के पाइप को जो है क्या करता है, गर्म हवा के पाइपों का उपयोग करता है, जो फर्श या जो है बेंच के नीचे जो है नीचे से चलाते हैं इसको। कूलिंग की बात की जाए, वेंटिलेशन जो है कूलिंग का जो है पहला प्राथमिक शीतलन विधि है और दूसरा है शेडिंग, ठीक है। शेडिंग क्या है, तो इसमें आंतरिक या बाहरी शेड क्लॉथ का उपयोग करके अधिक गर्मी के भार को कम करता है। वाष्पीकरण शीतलन या पैड एंड फैन सिस्टम द्वारा जो है प्राप्त किया जाता है। सिंचाई प्रणाली, इरिगेशन सिस्टम, पौधों को लगातार पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कुशल सिंचाई महत्वपूर्ण होती है। मैनुअल की बात करें तो छोटे ग्रीन हाउस के लिए यह उपयुक्त तो होता है, लेकिन ड्रिप सिंचाई आवश्यकता होती है। पानी और पोषक तत्वों को सीधा पौधों की जड़ों से तक पहुंचाने के लिए हमें ड्रिप इरिगेशन की आवश्यकता होती है, जिससे पानी की बर्बादी कम होती है और पत्तियों के गीलेपन संबंधी रोगों को कम करता है। ओवरहेड स्प्रिंकलर, यह जो है पूरे क्षेत्र में जो है कवरेज प्रदान करता है, इससे पानी की बर्बादी हो सकती है और पत्तियों को गीला कर सकता है। हाइड्रोपोनिक सिस्टम, यह पानी और पोषक तत्वों को बिना मिट्टी के सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है इसमें, हाइड्रोपोनिक सिस्टम, इस पे हम एक पूरी क्लास जो है डिस्कस करेंगे, पूरी क्लास लेके आएंगे। हाइड्रोपोनिक सिस्टम क्या है और किस तरीके से ये काम करता है,
और इसमें किस प्रकार से पौधे और किस प्रकार के पौधों को उगाया जाता है। बात करें प्रकाश संश्लेषण की, लाइट सिस्टम की, तो प्राकृतिक प्रकाश की कमी होने पर जो है अलग से प्रकाश की आवश्यकता होती है, इन्हें पूरक आवश्यकता उसका इंतज़ाम करना पड़ता है। उच्च तीव्रता निर्वहन लैंप, ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, सोडियम या फिर मेटल हाइलाइड लैंप शामिल होते हैं जो मजबूत और वृद्धि और फूलों को बढ़ावा देते हैं। एलईडी लाइट का तो कुशल ऊर्जा कुशल ट्यून या फिर योग्य स्पेक्ट्रम प्रदान करते हैं, कम गर्मी उत्पन्न करते हैं और जो है पर्याप्त ऊर्जा या फिर पर्याप्त प्रकाश देते हैं। नियंत्रण प्रणाली की बात की जाए तो स्वचालित नियंत्रण प्रणाली ग्रीन हाउस पर्यावरण को अनुकूलित करती है और श्रम को करती है कम। थर्मोस्टेट हीटिंग और कूलिंग सिस्टम को नियंत्रित करता है। टाइमर प्रकाश की व्यवस्था और सिंचाई को नियंत्रित करता है, ठीक है। और भी कुछ सामग्री होती हैं जैसे पर्यावरण नियंत्रक, तो ये जो है प्रणाली जो तापमान के आर्द्रता, CO2 स्तर, वेंटिलेशन, ये सब के बारे में जो है एक डेटा एकत्रित करता है और हमें इसके बारे में जानकारी देता है। अगला है ऊर्जा दक्षता, तो ऊर्जा की कम लागत कम करने के लिए ग्रीन हाउस डिज़ाइन में ऊर्जा दक्षता को एकीकरण किया जाता है। इंसुलेशन की बात करें तो अच्छी ग्लोजिंग सामग्री और इंसुलेशन का प्रयोग किया जाता है। डबल ग्लोजिंग, यह कांच या पॉलीनेट की डबल परत का इंसुलेशन में सुधार करती है। शेडिंग हो गया तो यह गर्मियों में अधिक गर्मियों के भार को कम करने के लिए शेड क्लॉथ का उपयोग करता है। उन्मुखीकरण, सूर्य के प्रकाश के अधिकतम उपयोग के लिए सही जो है दिशा का चयन करना होगा। ऊर्जा स्क्रीन, ठीक है, रात में गर्मी के नुकसान को कम करने के लिए ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लागत प्रभावशीलता, कॉस्ट इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस, ठीक है, तो क्या है, जब शुरू में निवेश करते हैं या दीर्घकालिक परिचालन में लागत दोनों पर विचार करना चाहिए। बजट पर जो है ध्यान देना होगा कि बजट किस हिसाब से आपका है, उस हिसाब से यूनिट का जो है निर्माण करना चाहिए। ऊर्जा बचत की बात करें तो ऊर्जा कुशलता, यानी कि अगर अच्छे ढंग से अच्छी डिज़ाइन से तैयार होगा तो उसमें ऊर्जा बचत भी की जा सकती है। तो आज के इस क्लास में हमने बात किया कि कैसे जो ग्रीन हाउस होता है उसका प्रभाव क्या पड़ता है पौधों पर, ठीक है, उसमें उसके अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है उसका सीधा पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। और हमने बात करी डिज़ाइन और योजना की कि किस प्रकार की डिज़ाइन का उपयोग करना चाहिए और किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है और कैसे कैसे कौन कौन सी दिशा में ग्रीन हाउस जो है लगाना, उस यूनिट की स्थापना करना महत्वपूर्ण होता है, जो हमारे लिए जो है फ़ायदेमंद होता है। तो आज की क्लास में जो है हमने इसके बारे में जाना और समझा। कोई भी समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।